मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 21 जून। 21 जून से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे और उसके साथ स्टैटिक जीके प्लस फैक्ट आपको दिया जाएगा। आप लास्ट तक बने रहिए। अगर लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप इस सेशन को डेली 6 बजे सुबह देख सकते हैं दोस्तों। तो डेली 6 बजे सुबह जगते ही आप तुरंत इस सेशन को देख सकते हैं, अन्यथा आप पूरे दिन में चाहे जब देख लें। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, चाहे यूपी टेट हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, स्टेट पीएससी हो, रेलवे एसएससी, चाहे जिस भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हो, सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। चलिए हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध इतिहास के वर्गीकरण के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है? पहले क्वेश्चन का हम जवाब देखेंगे दोस्तों। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध इतिहास के वर्गीकरण के लिए नई नीति की मंजूरी दे दी है दोस्तों? यह आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ऐसा किया है दोस्तों। दोस्तों, युद्ध इतिहास के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। इससे पहले राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, आप यह चीज़ याद रखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध और संचालन इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण, संकलन और प्रकाशन पर एक नीति को मंजूरी दी है दोस्तों। हालांकि 1962 के युद्ध इतिहास दोस्तों आपको याद होगा, उसमें क्या नीति थी? हमारी हमारी हार हुई थी चीन द्वारा। तो चीन के बारे में भी आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं, चीन और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को देखते हुए बनाई जा रही है दोस्तों। तो युद्ध इतिहास के मायने बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हमें पता है दोस्तों, युद्ध इतिहास में बहुत सारे घटनाएं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बाद भारत चीन का युद्ध हुआ, फिर भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 1965 में, फिर 1971 में फिर भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। इसके बाद आपको पता है कारगिल की समीक्षा पे भी बहुत सारी नीतियां बैठाई गई थी। आपको पता है दोस्तों, जो कारगिल की अध्यक्षता किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया था, के सुब्रमण्यम दोस्तों। उनके द्वारा पूरा रिकॉर्ड तैयार किया गया था। फिर नीति के जितने भी रिकॉर्ड हैं दोस्तों, उस आधार पे एक नीति की गठन की गई है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा। बस उस आधार पे राजनाथ सिंह जी दोस्तों एक नीति बना रहे हैं कि जितने भी इतिहास में युद्ध हुए हैं, उस पे देखते हुए क्या उसकी बुराइयां थी, क्या अच्छाइयां थी, यानी कि क्या और संगठित करना चाहिए अपने जवानों को, उनके लिए क्या हमको अस्त्र शस्त्र का गठन करना चाहिए, सारी चीज़ें वो चर्चा कर रहे हैं इस नीति में दोस्तों। युद्ध इतिहास पूरा अगर देखें दोस्तों, तो आप जानते होंगे दोस्तों, नीति के अनुसार अभिलेखों को सामान्यतः 25 वर्षों में अवर्गित किया जाना चाहिए। ये किसने कहा है दोस्तों? ये हमारे राजनाथ सिंह जी का कहना है, ये सारी बातें। दोस्तों, 1962 के युद्ध आपको याद होगा चीन के साथ, 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार भी, और हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट जैसे पुराने युद्धों का अवर्गीकरण स्वचालित नहीं है। इन सारे नीति को बनाकर गठित कर कर राजनाथ सिंह ने एक नीति बनाई है अपनी, कि हमें क्या सुधार करनी चाहिए। दोस्तों, इतनी बातें हैं जो कि चीन का दखलंदाजी बढ़ रहा है, इस वजह से ये सारी चीज़ें रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अब यहाँ पे चीन की बात है, तो चीन के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। चीन का कैपिटल बीजिंग है। विश्व में सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला देश चीन ही है दोस्तों। लेकिन अगर कहा जाए बॉर्डर शेयर करता है देशों के साथ, जो देशों के साथ नहीं देश शेयर करता है, यानी कि जिसका सबसे बड़ा बॉर्डर है, केवल केवल सबसे बड़ा बॉर्डर की बात किया जाए दोस्तों, तो कनाडा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश, तो बताएंगे दोस्तों, 14 देशों के साथ चीन का बॉर्डर शेयर होता है। वो 14 देश कौन है और कितना बॉर्डर शेयर होता है, उसके बारे में बात करते हैं। 22,000 किलोमीटर ये बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों विभिन्न देशों के साथ। 14 देश कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका सेंट्रल एशिया है, यानी कि तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया के देश हैं। उसके बाद भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, वियतनाम, उत्तरी कोरिया, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, लाओस, ये सब आ जाते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसके संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। जब इसके संसद की बात हुई है, तो दो संसद के नाम और आप याद रखेंगे। रूस के संसद का नाम ड्यूमा और जापान के संसद का नाम डायट दोस्तों। भारत के संसद को हम पार्लियामेंट यानी संसद ही कहते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति जी जिनपिंग याद रखेंगे। करेंसी रेनमिंबी भी होती है और युआन भी होता है, जैसे हम लोग के यहाँ रुपया और पैसा है ना, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों, अगर बात करें भारत के 5 राज्यों से इसका बॉर्डर शेयर होता है, कौन कौन से, तो बता देंगे आप कि आपको पता है ऊपर वाले जितने, यानी कि आपका अब लद्दाख हो गया, जो कि आपका यूटी बन गया। इसके बाद आपका नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश, इसके बाद आपका उत्तराखंड, फिर इसके बाद इधर चले जाएंगे दोस्तों सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे राज्य आ जाते हैं।
अगर बात करें दोस्तों इसका बॉर्डर कितना शेयर होता है भारत के साथ, तो बता देंगे 3488 किलोमीटर दोस्तों। दोस्तों अभी हाल ही में इन्होंने चांग E5 मिशन, लूनर मिशन है इनका, मून मिशन है, इसका लॉन्च मतलब इसका यह इस मिशन को इन्होंने पूरा किया था। अभी हाल ही में दोस्तों 2-3 दिन पहले ही हमने बताया था आपको, इन्होंने एक अंतरिक्ष पर मानव युक्त सेंजो 12 नाम का मिशन भेजा है, मानव युक्त दोस्तों। उसमें 3 मानव थे। कौन कौन से बता देंगे दोस्तों, नाई लाई तंग दोस्तों, तीनों आदमी थे जो कि वहाँ के स्पेस एजेंसी, यानी कि जो चाइना का स्पेस एजेंसी है अंतरिक्ष में दोस्तों, उस पे एक तिहान नामक रूम है, उसमें यह सब तैरते हुए ब्रॉडकास्ट हुआ, मतलब लाइव चल रहा था, सभी लोग देख रहे थे पूरे विश्व में। दोस्तों ये किससे लॉन्च किया गया सेंजो 12, तो बता देंगे लॉन्ग मार्च 2F से भेजा गया था दोस्तों। तो यहीं पर लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च किया गया था। अप स्टार 60 दूरसंचार उपग्रह भी लॉन्च किया गया था। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चीन ही है। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला आपका चीन है। बाइडू इसका खुद का नेविगेशन सिस्टम है दोस्तों, याद रखेंगे। हाल ही में चीन ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव भी मनाया था दोस्तों। चीन को एशिया का मरीज भी कहते हैं, जैसे तुर्की को यूरोप का। चीन की मुद्रा के बारे में हमने आपको बता दिया, यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में बता दिया, प्रधानमंत्री के बारे में बताते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों ली केकियांग, याद रखेंगे। टकला पाकन मरुस्थल दोस्तों यहाँ के मंगोलिया और चीन के बीच में फैला हुआ है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांग दोस्तों, याद रखेंगे, जो कि साउथ सी में जाके गिरती है, इसी जगह से निकलती है, याद रखेंगे। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है दोस्तों। 2022 का एशियाई खेल चीन में होगा। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक भी चीन में ही होगा दोस्तों। चीन के मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन REVVUP लॉन्च किया है दोस्तों? इसे रेव यूपी भी कह सकते हैं आप। तो उसे यह तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया है। तो सबसे पहले हम तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे दोस्तों, इस इंटेलिजेंस के बारे में। तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद, CM के चंद्रशेखर राव, गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ की लोकसभा सीट है 17 और राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है दोस्तों 119। दोस्तों हमारे पूरे भारत में केवल और केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, यानी द्विसदनात्मक है, उसमें से तेलंगाना भी आ जाता है। तेलंगाना याद रखेंगे। उसके बगल में आपका आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर है। फिर इसके बाद इस साइड आएंगे पश्चिमी की तरफ तो महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब ऊपर की तरफ जाएंगे दोस्तों तो आपका यूपी और बिहार। यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, यानी कि द्विसदनात्मक है। दोस्तों याद रखेंगे, जो तेलंगाना का स्थापना हुआ था 1 नवंबर को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यहीं पर स्थापित किया गया है दोस्तों यहाँ पर कानुमा त्यौहार, बहुत फेमस त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और महावीर हरना वस्त्री, और एक है दोस्तों नगावड़ी नेशनल पार्क, यहीं पर स्थित है। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। कवल टाइगर रिजर्व, याद रखेंगे, कवल टाइगर रिजर्व, और एक है अम्बलावाद टाइगर रिजर्व, यहीं पर स्थित है दोस्तों तेलंगाना में। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्न में से कौन सा पहल शुरू किया है दोस्तों? केंद्र सरकार ने कौन सा पहल शुरू किया है दोस्तों, आपको यह बताना है। केंद्र सरकार ने दोस्तों हाल ही में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, आपको पता है ऑक्सीजन की आपूर्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोविड-19 के समय इसी की कमी हुई थी, तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी हो रहा था। तो याद रखेंगे, भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 लॉन्च किया गया है दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा ये चीज़ें लॉन्च की गई हैं दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखेंगे। भारत सरकार ने महामारी की अन्य लहरों के कारण मांग में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 लॉन्च किया है दोस्तों। भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार यानी कि GOI के अंतर्गत कार्यालय के एक पहल है दोस्तों, याद रखेंगे। इनका एक पहल है जिसका उद्देश्य चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करने वाले अति या फिर हितधारकों की मदद करना है दोस्तों, यह चीज़ें याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रक्षा मंत्री ने डिफेंस सिस्टम में नवाचारों के लिए कितने करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दे दी है दोस्तों? ये चीज़ आपको बताना है, कितने करोड़ रुपए, क्योंकि दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने बहुत अच्छा पहल शुरू किया है और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, आप समझ रहे हैं, चीन हमारे पड़ोसी देश का आतंक देखते हुए सारी चीज़ें की जा रही हैं। बताना है दोस्तों कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है रक्षा मंत्रालय द्वारा, तो बता देंगे 499, लगभग 499 करोड़ दोस्तों, इतने रुपए की मंजूरी दी गई है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे यह सारी चीज़ें होंगी जो हमारे डिफेंस के
अस्त्र शस्त्र हैं दोस्तों, उनको क्या किया जाएगा, उनको नवीनीकरण किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन के लिए उनके लिए बहुत सारे कह लीजिए आधुनिकीकरण अस्त्र शस्त्र खरीदे जाएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें इनके की द्वारा किया जाएगा। जैसे बेल एक कंपनी है, BEL, बेल। बेल दोस्तों याद रखेंगे, बेल ही, भेल नहीं, बेल। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड दोस्तों एक हाल है दोस्तों, हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मतलब इनके साथ मिलकर भारत सरकार काम करेगी डिफेंस के लिए दोस्तों। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, DIO, जो भारत सरकार की एक कंपनी है दोस्तों, सारी भारत सरकार की ही कंपनियां हैं, तो सारे लोग मिलकर काम करेंगे। एक तरह से PCUs, ये सब PCU हैं दोस्तों, है ना, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं। इतनी बातें याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सिप्री ईयर बुक 2021 ने कितने देशों को परमाणु शस्त्रागार का विस्तार के रूप में बताया है दोस्तों? कितने देशों को यह बताया दोस्तों? हम आपको बताने वाले हैं इसके बारे में बहुत कुछ। देखिए दोस्तों, इन्होंने जो चीन, भारत और पाकिस्तान के बारे में बताया है सिप्री ने, कि यह तीनों देश ऐसे हैं जो अपने अस्त्र शस्त्र के बारे में लोगों को बहुत कम बताते हैं, या फिर कह लीजिए बताते भी हैं, तो मतलब कि इतना आधुनिकीकरण इन लोग का अस्त्र शस्त्र है, हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं। यह चीज़ें इन्होंने बताया है सिप्री ने दोस्तों। सिप्री के बारे में आपको सब कुछ बता रहे हैं। देखिए सिप्री का पहले बात सुन लेते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में चलते हैं दोस्तों ना। पहले सिप्री के बारे में बात कर लेते हैं। सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों, याद रखेंगे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर ओस्लो, जो नॉर्वे का राजधानी है दोस्तों। ओस्लो कहाँ पड़ता है, यानी कि नॉर्वे कहाँ पड़ता है दोस्तों? यह दोस्तों स्कैंडेवियन कंट्री है, याद रखेंगे, स्कैंडेवियन कंट्री है, जो कि यूरोप, आपका उत्तरी यूरोप में पड़ जाता है। स्थापना 6 मई 1966 को हुआ था। निदेशक इसके कौन है? डैन स्मिथ दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सिप्री ईयर बुक 2021 के प्रमुख निष्कर्ष क्या निकले हैं दोस्तों? इन्होंने कहा है, ईयर बुक के अनुसार भारत के पास 2021 की शुरुआत में अनुमानित 156 परमाणु हथियार थे। कितने थे? 156 परमाणु हथियार थे, जबकि पिछले साल की शुरुआत में 150 थे, यानी कि कुछ बढ़ाया गया। जबकि पाकिस्तान के पास 165 हथियार थे, लेकिन 2020 में 160 कर लिया गया दोस्तों, समझ सकते हैं। अभी अगर करंट टाइम में देखा जाए तो भारत के पास 156 हथियार हैं, परमाणु हथियार है दोस्तों, और पाकिस्तान के पास 160 हैं। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। लेकिन अगर बात किया जाए दोस्तों चीन के बारे में, तो चीन की बारे में अगर बात किया जाए, चीन के शस्त्रागार में दोस्तों 2020 के शुरुआत में 320 थे, लेकिन अभी फिलहाल में कितने हैं तो बता देंगे दोस्तों, कितने हैं। सिप्री के अनुसार 350 परमाणु हथियार हैं दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। 9 परमाणु सशस्त्र राज्यों में US आ जाता है, रूस, UK, फ्रांस, चीन, यानी कि हमारा भारत जो है दोस्तों 6ठे स्थान पर आता है। US, रूस, UK, फ्रांस, चीन के बाद भारत 6ठे स्थान पर आता है। भारत के बाद पाकिस्तान, इजराइल और उत्तरी कोरिया के पास दोस्तों 2021 की शुरुआती में अनुमानित 13,080 परमाणु हथियार थे। सबका कलेक्शन बताया जा रहा है दोस्तों। रूस और अमेरिका के पास कुल मिलाकर 90% से अधिक वैश्विक परमाणु हथियार हैं। ये भी बात याद रखेंगे, यानी कि 10% पूरे विश्व में है और 90% केवल इन दोनों लोग के पास है दोस्तों। ये बात याद रखेंगे आप, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी को मिला है बीमा ब्रेकिंग लाइसेंस दोस्तों? किसको मिला है तो बता देंगे दोस्तों, पॉलिसी बाजार को मिला है बीमा ब्रेकिंग लाइसेंस दोस्तों। किसको दिया गया है? पॉलिसी बाजार को दिया गया है दोस्तों पॉलिसी बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीवन बीमा खंड में पॉलिसी बाजार की जो बाजार हिस्सेदारी है दोस्तों, कितना है? 25% है। यह बहुत ही अहम रोल रखता है दोस्तों, 25% हिस्सेदारी के साथ। जबकि स्वास्थ्य बीमा में इसकी हिस्सेदारी कितनी है तो बता देंगे 10% है दोस्तों, है ना। इसके CEO कौन है पॉलिसी बाजार के तो बता देंगे यासीस दहिया। स्थापना जून 2008 को हुआ था। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए भारत सरकार ने ADB के साथ 484 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है दोस्तों? तो किस राज्य के लिए भारत सरकार ने किया है दोस्तों ADB के साथ? तो बता देंगे दोस्तों, तमिलनाडु राज्य सरकार के लिए दोस्तों ये किया गया है। तमिलनाडु के जो सड़क हैं उसको अपग्रेड किया जाएगा, है ना, 400 मिलियन अरब डॉलर के साथ, 400 मिलियन डॉलर के साथ दोस्तों, अरब नहीं। ये ADB के साथ भारत सरकार ने साझा किया है। तो ADB के बारे में हम जान लेते हैं। ADB का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों, याद रखेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि इससे साफ साफ पता चल जाता है कि इसमें एशिया की कंट्री ज़्यादा होंगे, है ना। तो याद रखेंगे पूरे सदस्य देश इसके 68 हैं। 68 में से 49 ऐसे सदस्य हैं दोस्तों ना, केवल एशिया के हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगर स्थापना की बात करें तो 1966 को हुआ था दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर मंडालुओंग, कहाँ दोस्तों? मंडालुओंग, जो कि फिलीपींस में पड़ता है। इसके हेड कौन है दोस्तों? मसात्सुको असाकावा हैं। ये बात याद रखेंगे। अब यहाँ पे तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। वे हाल ही में यहाँ के CM बने थे MK स्टालिन दोस्तों। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना यहाँ पे किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में यह शीर्ष स्थान पर है दोस्तों। कोविड संदिग्ध बाढ़ यहीं पे शुरू किया गया था दोस्तों। मछली उत्पादन में राज्य कौन सा शीर्ष पे अगर पूछा जाता है तो बताएंगे तमिलनाडु। इससे पहले गुजरात था दोस्तों। यहाँ के लोग
लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट 235 है दोस्तों। तमिलनाडु की स्थापना 1950 को हुआ था दोस्तों। 14 अप्रैल को तमिलनाडु दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु नंबर 1 पर है, याद रखेंगे। सांप की एक नई प्रजाति भी यहीं पे खोजी गई थी जिसका नाम है दोस्तों जाइलोफिस डिप्की, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी ने 2021 में ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की है दोस्तों? तो बता देंगे ये कौन किया है दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे ने किया है दोस्तों, है ना, याद रखेंगे इसके बाद। अब हम ब्रिक्स के बारे में आपको बताते हैं। 2021 में ब्रिक्स का जो सम्मेलन है दोस्तों 13वां सम्मेलन होगा जो कि भारत द्वारा किया जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। ब्रिक्स में दोस्तों कितने देश हैं? ब्रिक्स BRICS है, तो B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर चीन और S फॉर साउथ अफ्रीका दोस्तों। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी 2006 में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे, 2006 में हुआ था। इसका पहला सम्मेलन रूस के स्टार्टिंग बर्ग में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। 2010 में साउथ अफ्रीका जब जुड़ जाता है तब इसका नाम पड़ जाता है दोस्तों क्या, 2010 में जुड़ने के बाद, साउथ अफ्रीका को जुड़ने के बाद इसका नाम पड़ जाता है ब्रिक्स। इसके पहले ब्रिक्स रहता है दोस्तों, है ना, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने पेरिस में विवा टेक के कौन से नंबर का संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है दोस्तों? यह 5वां संस्करण था दोस्तों, याद रखेंगे, यह 5वां संस्करण था विवाटेक का दोस्तों, जो कि पेरिस फ्रांस की कैपिटल में हुआ है दोस्तों। पीएम मोदी को विवाटेक 2021 में मुख्य भाषण देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था दोस्तों, जिसका आयोजन 16 से 19 जून के बीच पेरिस में किया गया है। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ जो आपसे पूछा गया था। हाल ही में विश्व बुजुर्ग दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो बता देंगे 15 जून को मनाया गया। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस राज्य में रज पर्व मनाया गया? आप इसका आंसर देंगे दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो सेशन आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप डेली फॉलो करिए। और दोस्तों आपको किस बात पे या फिर किस टॉपिक पे कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए, जिससे कि हमें पता चल पाएगा कि हाँ बच्चों को ये चीज़ें कन्फ्यूजन है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को ले लेंगे दोस्तों, है ना। चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए दोस्तों, सारे सेशन किया करिए जितने दिन भर में सेशन होते हैं, है ना दोस्तों। चलिए धन्यवाद मित्रों।